जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। देखिए, हिंदी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उसके प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चंस के। और आज जो हमारा जो तीसरा सेट है उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह की सीरीज आपके एग्जाम्स तक कंटिन्यू रहेंगी। ये तीसरा सीरीज है आपका, ठीक। इसके बाद चौथा, पांचवा, ऐसे करके 10 से 15 सीरीज चलेंगे, जिसमें हिंदी के बहुविकल्पी जितने भी आने के चांसेस हैं वो लगभग कवर हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जो पहला प्रश्न होगा वो होगा आपका, अनाम दास के पोथा के लेखक हैं। एक रचना है अनाम दास का पोथा, बताएंगे उसके रचनाकार कौन है। अनाम दास का पोथा जो कौन लिखे हैं आपके, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन लिखे हैं आपके, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसके रचनाकार हैं। अनाम दास का पोथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, इस सब के लेखक कौन है आपके, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला बताइए, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार का नाम। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार का नाम पूछना चाह रहे हैं आपसे, उनका नाम बताएंगे आप लोग, क्या होगा। तो उनका नाम क्या होगा आपका, शुक्ल युग के बहुत ही सशक्त और आलोचक हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। मित्रता हो गया, चिंतामणि हो गया, चार सप्तक हो गया, इस सब के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक। तीसरा जो प्रश्न है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश एक रचना है, अनंत आकाश, इसके रचनाकार का नाम बताएंगे। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है आपके, जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है, जयप्रकाश भारती। इनके 2 और अन्य रचनाओं का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जयशंकर प्रसाद का क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का पहले ही बताया मैंने, कामायनी है, चंद्रगुप्त है, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। राज्यश्री है, एक घूट है, स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु। इससे अलावा जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं सब किनकी रचना है आपकी, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक। रेहन पर रघु किसकी रचना है, वो यशपाल जी की है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता गद्य के लेखक हैं। अजंता जो एक गद्य संकलन है उसके लेखक जानना चाह रहे हैं आपसे। अजंता गद्य के लेखक का नाम बताइए आप, अजंता गद्य के लेखक का नाम बताइए। वो कौन है आपके, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। भगवत शरण उपाध्याय किसके लेखक हैं आपके, अजंता जो गद्य संकलन है उसके लेखक हैं। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताएंगे। सूरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, सूरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, मथुरा के रुनकता नामक गांव में हुआ था। मथुरा भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है वो आपका कौन सा होगा, रुनकता होगा। क्या होगा, रुनकता। सूरदास जी का जन्म बताएंगे, सन कौन सा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग जन्म का जो तारीख है असली वो बताएंगे आपका, किसका, सूरदास जी का। करुड़ रस का स्थायी भाव बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने करुड़ रस का, उसके साथ साथ मुझे वीर रस का भी बताइए। किसका, वीर रस का भी बताइए। हास्य रस का भी बताइए, हास्य रस का। इसके साथ साथ मुझे शांत रस का भी बताइए। इन तीनों का भी बताइए साथ में। तो क्या जानना चाह रहे हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। जिस पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में करुणता का भाव उत्पन्न हो। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। हास्य रस का क्या होता है, हास होता है। शांत रस का क्या होता है, निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। इन तीनों के जो महत्वपूर्ण है उनके स्थायी भाव, ठीक। चलिए 7वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराई में पूछना चाह रहा है आपसे अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, तो जिस भी वस्तु की तुलना डायरेक्ट किसी वस्तु से कर दी जाती है, चरण की तुलना डायरेक्ट अगर किसी वस्तु से कर दी जाए, वहां पे मैंने बताया था कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। सा सी से जिसमें आए उसमें कौन सा होगा, जैसा वैसा, मतलब वो तो आपका उपमा हो जाएगा, ठीक। और जिस बीच में अगर डैश आ जाए वहां पर कौन सा होगा,
उत्प्रेक्षा हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या समानता प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बताएंगे। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? बताइए कौन सा अलंकार होगा? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पे कौन सा आपका अलंकार होता है? रूपक अलंकार। कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। ठीक। आह अब वह नहीं रहा। इस पंक्तियों को पढ़ने के बाद बताइए किस प्रकार का वाक्य है। इसके आधार पर बताइए ये आगे जो आ आया है उसके साथ जो संबोधन चिन्ह है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो कौन सा वाक्य होगा? तो ये विस्मयवाचक होता है। कैसा होता है आपका? विस्मयवाचक वाक्य होता है। आह वो मर गया, आह ये हो गया, वो हो गया, मतलब जहां से भी अंदर से चिंताजनक बातों का उद्भव हो वहां पे कौन सा वाक्य होता है? विस्मयवाचक वाक्य। रोहन यहाँ नहीं आया था। यहाँ के लिए पूछना चाह रहा है, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पूछना चाह रहा है कि यहाँ क्या है? इसमें इस वाक्य में जो यहाँ शब्द आया है वो क्या है? एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए रीतिवाचक यानी कि विधान कैसे हुआ, स्थानवाचक यानी किसी स्थान पर, परिमाण यानी कि इतना इतना इतना, कालवाचक अब उधर मतलब अब कल, ऐसा मतलब टाइम की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ वहां यहाँ वहां क्या हो जाएगा आपका? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला बताएंगे आप लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सी है। फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताएंगे कौन सा होगा। प्रतिदिन क्या होगा आपका? कालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालवाचक, या फिर इसका कालवाचक। आसपास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्थानवाचक। ये सही जवाब है। बहुत क्या हो जाएगा? ये परिमाण हो जाएगा। बहुत, कम, थोड़ा, ज्यादा। स्वयं क्या हो जाएगा? ये निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये निजवाचक हो जाएगा। ठीक। तो ये सब चीजें समझ में ध्यान में रखना चाहिए आपको। अभ्यागत में उपसर्ग है, बताएंगे। आप लोग सोचिए, तब तक मैं इसका संधि विच्छेद कर देता हूं। अभ्यागत में बताइए उपसर्ग, उसके साथ साथ मुझे यह भी बताइए प्रत्यय। बताइए क्या होगा? देखिए जब भी कोई शब्द जब दो सार्थक शब्दों में टूटता है तो उसका एक भाग उपसर्ग होता है और एक भाग प्रत्यय होता है। अभ्यागत जब भ को जब कोई भी शुरू का जब आधा अक्षर होता है तो वो अपने मतलब छोटी की मात्रा में अपने पूर्ण सार्थक रूप के साथ टूटता है। अभि प्लस आगत यानी कि अभ्यागत। आगे का शब्द उपसर्ग होता है, पीछे का होता है आपका प्रत्यय। उपसर्ग जानना चाह रहा है यानी कि क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा। और हमसे अगर प्रत्यय पूछता तो हम क्या बताते? आगत बताते। क्या बताते? आगत बताते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है वो पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि हुआ है। किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए आप लोग। तो किस में हुआ है? अनुकरणी, अनु प्लस करण, अनुशासन, अनु प्लस शासन, अनुतीर्ण में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये एक पूर्ण शब्द है, ये कभी टूट नहीं सकता। अनुवाद में अनु प्लस वाद, ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपका उत्तीर्ण एक ऐसा शब्द है जो उसको आप तोड़ नहीं सकते, अर्थात इसमें किसी भी उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक। रामकृष्ण में कौन सा समास होगा? मैंने बताया था बीच में जब भी योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह किसकी पहचान होती है आपका? ये होती है आपकी द्वंद्व समास की पहचान। किसकी पहचान होती है? द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है? बीच में जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पे क्या होता है आपका? द्वंद्व समास होता है। राम कृष्ण हो गया, जैसे कि गंगा यमुना हो गया। देखिए बीच में योजक चिन्ह आएगा। पाप पुण्य हो गया, दिन रात हो गया,
ये सभी चीजें क्या होती हैं आपका द्वंद्व समास। अब मुझे बताइए द्विगु समास के दो एग्जाम्पल, जो द्विगु जो समास होते हैं उसके दो एग्जाम्पल बताइए। उसका क्या हो जाएगा आपका त्रिवेणी हो जाएगा, जहां पर भी शुरू में गिनने वाला आ जाए, त्रि मतलब तीन, और क्या हो जाएगा दशानन हो जाएगा, पंचवटी हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा, तिराहा हो जाएगा। तो ये सभी क्या होते हैं आपके समास होते हैं। समास के अलग अलग इसके मतलब फॉर्मेट होते हैं। ठीक, 16वें क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। देखिए त्रिवेणी आ गया, त्रिवेणी शुरू में गिनने वाला होगा, तो गिनने वाला क्या होता है द्विगु होता है। मुझे बताइए दशानन में कौन सा समास है। आप लोग कहेंगे गिनने वाला भी है और दशानन रावण की ओर भी इंगित कर रहा है। तो जब भी आपका द्विगु और बहुब्रीहि, द्विगु और बहुब्रीहि दोनों अगर आ रहे हैं आपके एग्जाम में, अगर दोनों ऑप्शन दे रहा है तो आप द्विगु को नहीं चुनेंगे, हमेशा किसको प्रायोरिटी देंगे, बहुब्रीहि को पहले प्रायोरिटी आप लोग रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पर इसको रखेंगे। यानी कि अगर दोनों आ जा रहा है तो हम बहुब्रीहि चुनेंगे, न कि द्विगु। ठीक, अगर कोई ये कह रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर दोनों आ गया तो बहुब्रीहि को ही चुनेंगे। ठीक, चलिए 17वें क्वेश्चन पर चलेंगे। स्कंद का तद्भव रूप होगा, स्कंद का तद्भव रूप, स्कंद का तद्भव रूप हो गया, बताइए। स्कंद का तद्भव रूप बताइए। बताइए स्कंद का क्या हो जाएगा आपका कंधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंधा। वर यात्रा का क्या हो जाएगा बारात हो जाएगा। ठीक, ससुर का क्या हो जाएगा ससुर हो जाएगा। अब बताइए मुझे लव गुंठन किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं हम लोग लौंग को कहते हैं। क्या कहते हैं किसे लौंग को कहते हैं। ठीक, आगे जब होगा तो उसमें मैं और भी बताऊंगा आपको, जो याद आ जा रहा है जरूरी है वो मैं बता दूं। निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। धनुष का पर्यायवाची शब्द आपसे जानना चाह रहा है, अस्मि कोदंड कुलिस पवी, इसमें से धनुष का पर्यायवाची कौन सा होगा। धनुष का पर्यायवाची क्या होगा आपका कोदंड होगा। क्या हो जाएगा कोदंड हो जाएगा। ये बताइए धनुष अस्त्र है या शस्त्र है, बताइए धनुष अस्त्र है या शस्त्र है। देखिए जो चीजें मतलब हाथ में जो चीजें परमानेंट रख करके चलाई जाती हैं वो अस्त्र होते हैं, जैसे तलवार हो गया, धनुष हो गया। लेकिन भाला हो गया, तीर हो गया, ये सभी चीजें क्या होती हैं शस्त्र होती हैं, क्योंकि ये आपके पास परमानेंट नहीं होती है, ये हवा में जाकर के शत्रु का नाश करती है। ठीक, सुचिपति, सुरपति, पुरंदर, देवेंद्र, ये सभी क्या हैं, ये किसके नाम है, ये क्या है, ये क्या है तो जानते हैं आप पर्यायवाची है, लेकिन ये सभी किसके नाम है आपके, ये किसके देवराज इंद्र के नाम है। किसके हैं इंद्र के नाम है। ठीक, आप मुझे कामदेव के नाम बताइए। ये क्या होते हैं रतिपति होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं कंदर्प भी होते हैं। ठीक, आप मुझे घोड़ा का बताइए दो नाम। घोटक होता है, ठीक, तुरंग होता है, अश्व होता है, ये सभी किसके नाम है आपके घोड़ा के नाम है, अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये तो मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो बताइए 20वें क्वेश्चन का सही जवाब। तद स्त्रीलिंग, पुलिंग में मत जाइएगा, तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति आपसे जानना चाह रहा है। तद स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा आपका तासु हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा इसको, तद तद्य ऐसे करके के जो मिलाया जाता है उसका क्या हो जाएगा तासु हो जाएगा सही जवाब। ठीक, तो ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। देखिए एग्जाम तक ऐसे ही आपके प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट, हो सकता हूं मैं 20 से 25 सेट लूंगा आपके एग्जाम तक। अगर टाइम बचा तो और भी ज़्यादा जाएगा। माई ज्ञानपुर चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।